ਨੂੰ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ हेलो गाइस, नमस्ते इधर से इंडिया वाला और की और न्यूजीलैंड। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक तो मेरी 50 वीडियोस पूरी हो चुकी है। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी वो 51 थी। सो उसके साथ एक अचीवमेंट ये है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, अराउंड 570। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लोगों के लिए चाहे कम होंगे, आप सबके लिए बहुत कम होंगे, बट मेरे लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम नहीं है, ना स्नैपचैट है, ना व्हाट्सएप है कि कोई किसी का भी मन हुआ किसी को भी ऐड कर लिया किसी फ़ोटो देखकर। तो लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सर्च किया या उनका इंटरेस्ट बना या उनको अच्छी वीडियोस लगी, उन्होंने स्पेशली जाकर सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। और आज तक मैंने 50 की 50 वीडियो में नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बट आज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे सारे व्लॉग्स देख रहे हो, प्यार दे रहे हो। सो आज जो भी इस व्लॉग को देख रहा है, जो रेगुलर मेरा व्यूअर है और जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो मेरा 500 सब्सक्राइबर से लेकर 1000 कर दो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और उसका रीज़न ये भी होता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपके लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट मेरे को ही मिले, जिससे मेरी भी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो। ये नहीं है मेरा माइंडसेट कि मैं यूट्यूबर बनूँ या व्लॉगर बनूँ, कुछ बनूँ, बट मेरे चैनल पर इंफॉर्मेटिव ही व्लॉग्स आया करेंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड, वर्क वीज़ा से रिलेटेड या न्यूजीलैंड के बेस कोई भी वीडियो आया करेंगे, घूमने की, फिरने की। तो आपको कंटेंट सिर्फ अच्छा ही मिलने वाला है। जो कि मैंने जब चैनल बनाया था उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि कोई वल्गर कंटेंट, कोई आपको यहाँ पे कोई सेक्सुअलिटी या कोई ड्रग से रिलेटेड या कोई किसी का किसी चीज़ से नुकसान होता है उससे रिलेटेड कोई वीडियो या कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच इतना कुछ देने के लिए। और पाकिस्तान वालों को भी थैंक यू, क्योंकि 8% व्यूअर हैं जो मेरे, वो पाकिस्तान से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, 16% मेरे न्यूजीलैंड से देख रहे हैं, और अराउंड 11 to 12% मेरे यूके से देख रहे हैं, और बाकी सब मेरे इंडिया से। सो ये 4 कंट्रियों से मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है। कनाडा से सिर्फ कभी 1% आता है, कभी 3% आता है, उनका फ्लक्चुएट होता रहता है। सो थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के लिए। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, तो उनमें से सिर्फ मेरे को 25 to 27% लोगों ने सब्सक्राइब किया, बाकी सब लोगों ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर मेरे कोई नियर एंड डियर हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। सो करते हैं बात स्टार्ट कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है न्यूजीलैंड में कोई भी वीज़ा वालों की, है ना। तो मेनली यहाँ पर अब नेक्स्ट इनटेक में, नवंबर इनटेक और फेब इनटेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं। बहुत लोगों ने फाइल लगा दी, बहुत लोग लगा रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं। सो वो ये जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में करंट सिचुएशन क्या है, वीज़ा रेट क्या है ना, यहाँ की जॉब का क्या है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, एक्सपेंस निकाल सकेंगे या जॉब के लिए हम क्या करें, या हम फीस कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग लोन लेकर आते हैं ना, तो उनको डर रहता है कि हम कोई गलत कदम ना उठा लें। सो मैं स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ। जितने लोग नवंबर इनटेक 2025 और फेब इनटेक 2026, उसके बाद जो जुलाई इनटेक आएगा उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून में थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं ना 1 जुलाई से। तो उनके लिए मैं तब डालूंगा एक न्यू अपडेट, बट जो नवंबर इनटेक है और फेब इनटेक है नेक्स्ट ईयर वाला, उनके लिए सेम रहेंगे रूल। सो आते हैं बात करंट सिचुएशन की। तो इस टाइम का न्यूजीलैंड का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सिर्फ रेफ्यूज़ल्स उनकी आ रही है, और याद रखना आपकी भी आ सकती है अगर आपके फंड्स में दिक्कत है। फंड्स में दिक्कत इन द मीन्स, जैसे कि आपके फंड्स, आपको पता है अंदर से कि आपके फंड्स आपने इधर उधर अरेंज किए हैं, 2 नंबर के हैं, लाइक आप उनको अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो ज़्यादा टाइम पुराने नहीं है ना, आपने 1-2 महीने में किसी को पैसे देकर अपने बैंक में शो करवा लिए, कोई एजेंट ने आपको बोल दिया, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा ही होगा। ये न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ज़्यादा फाइल्स देखते हैं, है ना।
तो सारे वर्ल्ड में से न्यूजीलैंड ही एक स्ट्रिक्ट है अपनी स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, तो वो बहुत अच्छा डीपली चेक करते हैं। बट जिसका फंड्स का पूरा प्रॉपर है उसके पास है ना डाटा कि उसने लोन उठाया है या कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, उसने कोई पुराना पैसा उसके बैंक में था, लाइक FD फॉर्म है ना, या वैसे ही रख रखे थे, तो उसका तो वीज़ा डेफिनेटली है। अगर आप मास्टर्स लेकर आ रहे हो, आपके 6.5 है आइल्स या पीटी में आपको 58 चाहिए और आइल्स में 6.5 चाहिए, 6 बैंड ईच चाहिए, और आपका गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हो तो आपका 1 साल का गैप चल जाता है। अगर आप ग्रेजुएट 2, 3, 4 साल पहले हुए हो, आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी उनको कि आपने उसके बाद जॉब करी है तो कितना टाइम करी है और कहाँ करी है, तो आपको उसकी पे स्लिप भी लगानी पड़ती है। ये नहीं कि आपको सारी ही पे स्लिप लगानी है, बट कुछ ना कुछ आपको 3 से 6 महीने की पे स्लिप दिखानी पड़ती है ना। और आपको अपना एक लेटर लेना पड़ता है उनसे, जो भी वो लेटर देते हैं प्रोवाइड करते हैं ना जहाँ हम काम करते हैं। सो वीज़ा इस टाइम सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है न्यूजीलैंड का स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बच्चे यहाँ पर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पढ़ें और आगे अपना कमाएं। उसके बाद देन मैं बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चे कॉलेजेस में आना चाहते हैं या यूनिज़ में, तो उनका बहुत बड़ा ये चल रहा है कि यूनिज़ मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फीस है और कॉलेजेस में थोड़ी कम है। बट उनको डर है कि यार उनके एजेंट उनको डरा रहे हैं कि आप यूनी में जाओ, यूनी अच्छी है, कॉलेजेस में ऐसा है वैसा है। तो मैं क्लियर कर दूँ, एजेंट यहाँ पर आपका पागल बनाते हैं, चाहे वो कोई भी एजेंट हो, कितना ही अच्छा हो, कितना मर्जी लॉयल हो, जो मर्जी हो, उनका ये फ़ायदा है, नुकसान नहीं आपका कोई करवा रहे हो कि आपको यहाँ भेज के स्टक करवा रहे हैं। उनका बस एक फ़ायदा, उनका एक मोटिव है कि अगर उसने एजेंट ने कोई बच्चे को यूनी में भेजा तो उसको ज़्यादा कमीशन मिलती है यूनी वालों से। अगर उसने कॉलेज में भेजा तो कॉलेज वाले उसको थोड़ी कम कमीशन देते हैं बच्चा भेजने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कहीं अगर अब्रॉड से कोई न्यूजीलैंड मतलब इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, UK कहीं से ही बच्चा आ रहा है ना यहाँ पर न्यूजीलैंड में, तो बाय एजेंट आता है ना, जो अपनी फाइल लगवाता है कोई एजेंट के थ्रू। सो जो एजेंट फाइल लगाता है उसकी सेटिंग होती है यहाँ कॉलेज और यूनीज में। सो उसमें से 4 to 10% एजेंट को ऊपर कमीशन जाती है, वो यूनियन वाले बताते हैं कितनी पर देनी है। तो जैसे आप 50,000 दे रहे हो, $50,000 है ना यूनी में अपनी फीस, तो उसकी 4% इनको जाती है, $2-3,000 जाएगी, $5,000 जाएगी, वो यूनी वाले के ऊपर होते ही कैसा बच्चा भेजा, कितनी हमने देनी है कितनी नहीं, है ना। सो अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एजेंट को बचता है एक बच्चे के थ्रू, अगर फीस ज़्यादा हो यूनीज की। अगर वो कॉलेज में भेजता है बच्चे को, जैसे जहाँ फीस ही $30,000 है, $35,000, $40,000 है, तो उनको सिर्फ $2,000, $3,000 ही कमीशन मिलती है, जो इंडिया का लाख, 1.5 लाख या 90,000 बनता है ना। कोई एजेंट्स बेकार होते हैं या उनका अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, वो एक बच्चा भेज रहे हैं 1 साल में, तो उनकी कमीशन सिर्फ 50, 60, 70,000 होती है। बट जो यूनीज में भेज रहे हैं बच्चे, उनकी एक स्टूडेंट के थ्रू 1 से 3 लाख कमीशन होती है, जो कि मिलती ही मिलती है। सो यूनीज और कॉलेजेस में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप इंडिया में हो, है ना, अगर आप चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, आप DU में पढ़ रहे हो, है ना, और वहाँ पर अगर कोई और कॉलेजेस है, अब कोई बच्चे DU में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो कोई फ़र्क तो नहीं है स्टडी में। या अगर आप ग्रेजुएट हो गए, पास आउट हो गए, एक बच्चे पास DU की है अपनी, है ना, डिग्री, एक बच्चे पास कॉलेज की है, सिंपल कॉलेज से है, तो कोई फ़र्क तो नहीं है। बस ये बोलने में आता है कि भाई हाँ मैं DU से पास आउट हूँ, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन जाता है, हाँ भाई DU का बच्चा है। एक बच्चा बोलता है कॉलेज से पास आउट हूँ, तो कोई जॉब में फ़र्क नहीं है कि आप DU से करें तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, कोई उसके फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ही चंडीगढ़ में है कि मैं PU से पढ़ा हूँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बट दूसरी साइड होता है कि मैं खालसा कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं DAV से पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, है ना। कोई फ़र्क नहीं है, वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर होता है बस बेस, कि अगर आप DAV में पढ़े हो तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, खालसा में पढ़े हो तो थोड़ा कैजुअल सा है, अगर आप PU में पढ़े हो तो वहाँ थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं और फीस कम है, ज़्यादा ऐसा ऐसा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम है, बस यूनिस की रेपुटेशन थोड़ी सी हाई है क्योंकि वो एक तरीके से चलते हैं यहाँ पर, है ना, सारे पॉलिसीज़ को देखकर, सारे यहाँ इमिग्रेशन, यहाँ गवर्नमेंट को देखकर। बट कॉलेजेस का ये है, वो भी टॉप नॉच पर है, जितने यहाँ कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही है। अगर कॉलेजेस कुछ भी ऊपर नीचे करते तो उनका कॉलेज बंद कर दिया जाता है। सो यहाँ पर इस टाइम जितने कॉलेजेस हैं ना ऑकलैंड के अंदर, EIT, ICL, यूनीटेक, 3-4 और होंगे, है ना, तो उनकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर आप पास आउट हो रहे हो वहाँ उन कॉलेज से, तो कोई इशू नहीं है, ना जॉब में दिक्कत, ना फ्यूचर में दिक्कत। बस आप
ग्रेजुएट हुए, आपकी डिग्री बैग में बंद है। आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो वो मैटर नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है कि आप कौन से लेवल की जॉब कहाँ करोगे। आपके कॉन्फिडेंस पे मिलेगी आपको जॉब, ना कि आप AUT से पास आउट हो या आप ओकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलैंड से पास आउट हो। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। AUT वाले बच्चे भी जॉबलेस घूम रहे हैं और ICL वाले बच्चे भी सारे के सारे काम कर रहे हैं। वो आपकी रेफरेंसेस के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है कि आपने कहाँ जॉब करनी है, कैसे करनी है। और रही बात ये, बच्चों का मेन क्वेश्चन है कि हम लोन उठा कर आ रहे हैं, हम पूरा लोन उठा कर आ रहे हैं, हम आधा लोन उठा कर आ रहे हैं, हम 10% लोन उठा कर लेकर आ रहे हैं कि हम पे ऑफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास जॉब है, आपको मिल गई, यहाँ आने के बाद 1 से 2 महीने बाद आपको जॉब मिल गई है ना, आपने मेहनत करी, आपको जॉब मिल गई, आप अपना लोन पे ऑफ कर सकते हो। 1 साल लगाकर, 2 साल लगाकर, 2.5 साल लगाकर, वो आपके ऊपर है। क्या आपको वेकेशंस आई, आपने फुल टाइम काम किया, आपको नॉर्मल चल रहा था ना, जैसे अब 3 नवंबर से यहाँ पर 25 घंटे अलाउड है, तो 25 घंटे की सैलरी अराउंड, अगर आप मिनिमम वेजेस पर भी काम कर रहे हो तो $500 आती है, 25,000 एक वीक की स्टूडेंट को। और महीने का 1 लाख हो गया, अराउंड $2,000 है ना। तो 2,000 में से आपके 1200, 1300, 1400 खर्चे जाएंगे, जिसमें से आपके $600 बच गए। तो 30,000 आपने महीने का बचा लिया, वो भी स्टूडेंट टाइम पर। उसके बाद आपकी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वेकेशन आती रहती है, एक महीने की, जिसमें आप फुल टाइम कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपने $1,000 कमाने हैं वीक के, आपने 1200 कमाने हैं, आपने 500 कमाने हैं, वो आपके ऊपर है। तो डबल इनकम हो जाती है। खर्चे आपके उतने नहीं रहते पर आपकी इनकम डबल हो जाती है। सो जब आपकी 1 साल बाद स्टडी खत्म होगी, 1.5 साल बाद स्टडी होगी, खत्म होगी लाइक, है ना। सो 3 साल का ओपन वीज़ा मिलेगा आपको मास्टर्स के बाद। सो आप अपना लोन आराम से पे ऑफ कर सकते हो। और मास्टर्स वालों का ये बेनिफिट है, नेक्स्ट ईयर से हमारी मास्टर 0.6 में गिनी जाएगी, जिसके बाद हमें PR में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ की ज़रूरत है। बट आपको जो कंपनी में आप कंट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पर जो कंपनी आपको कंट्रैक्ट दिया है, उस कंपनी पर आप, उस कंपनी के अंदर आप पोजीशन पर काम करनी चाहिए, लाइक अ मैनेजर, चीफ मैनेजर, या कोई भी अच्छी पोस्ट होनी चाहिए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। अगर आपके पास वो कंट्रैक्ट, आप उसी दिन कैपेबल हो, आप उसी दिन अपनी फाइल लगा सकते हो PR के लिए, और आपका 1 से मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपकी PR आ जाएगी बिना कुछ करे। सिर्फ मास्टर से पास आउट होना है, आपको जॉब ढूंढनी है अच्छी वाली, और जॉब में से आपको वहाँ कंट्रैक्ट लेना है उनसे अपनी पोजीशन का, जो पोजीशन के थ्रू आप PR हो सकते हो, लाइक मास्टर मैनेजर में, लाइक आपको मैनेजर ही पोस्ट चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे कोई अच्छी कंपनी में हो, चाहे किसी का पर्सनल बिजनेस है उसके अंदर हो। आप अगर मैनेजर बन गए, उसके बाद अगर आपको पे रेट अच्छा दे रहे हैं, मीडियन वेजेस लाइक $33 है ना, सो आप अपनी PR उसी दिन डाल सकते हो, और आपकी PR आएगी डेफिनेटली। यहाँ की गवर्नमेंट ने खुद रूल निकाला है ये, जो कि 1 अगस्त 2026 से हो रही है। अगर आप नवंबर इनटेक में भी आ रहे हो, फेब इनटेक में भी आ रहे हो, तो आपकी लाइक 1 साल बाद, 1.5 साल बाद स्टडी खत्म हो रही है, तो आप उस रूल के अंदर आ जाओगे। तो ये आपके यहाँ लोन की बात होगी, कॉलेज और यूनिस का फ़र्क निकल गया, PR की बात हो गई। और अब रही बात कि कोर्स कौन सा लेना चाहिए, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज है कि ग्रीन लिस्ट में क्या है, ग्रीन लिस्ट में कौन से नहीं कोर्स आ रहे हैं, हम कॉलेजेस में आए, डिप्लोमा लेकर आए, मास्टर्स लेकर आए। पहली बात, जितनी भी लेवल 9 की स्टडी है, मास्टर्स, सबकी सब मास्टर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है, चाहे हेल्थ केयर में है, चाहे सप्लाई चेन है, चाहे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड की कोई भी मास्टर्स है ना आपका प्रोग्राम, वो सबकी सब ग्रीन लिस्ट है। अगर लेवल 9 का कोर्स है आपका और लेवल 10 का कोर्स है, वो आपका सारा ही ग्रीन लिस्ट में है। उसके अंदर कोई भी आपको फील्ड नहीं सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये ग्रीन लिस्ट में और ये नहीं। और मेन पॉइंट ये है, जो सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, आप प्लीज़ वो लेकर आना। एजेंट की मत सुनना, मेरी मत सुनना, किसी की मत सुनना कि वहाँ पर स्कोप इस चीज़ का, ये करो वो करो, आप होटल मैनेजमेंट ले लो, कंस्ट्रक्शंस ले लो, हेल्थ केयर ले लो, ब्ला ब्ला, कुछ मत करना। जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है आप सिर्फ वो ही पकड़ना, क्योंकि यहाँ क्या बात है, जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसी में आप अपना जॉब इंटरव्यू अच्छे से दे पाओगे, आपको 2-4 बातें पता होगी, है ना, आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर, तो आप बता सकते हो जॉब लेने के लिए, ईजी हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर मैंने BA करी है और मैं हेल्थ केयर लेकर आ गया, सपोज, वैसे तो मिलती नहीं पर मैं लेके आ गया, तो हेल्थ केयर के मेरे को जॉब मिल रही है कहीं पर, कोई भी छोटी मोटी, है ना,
मेरा इंटरव्यू आ गया, मेरे को कुछ पता ही नहीं हेल्थ केयर का कि क्या है, क्यों है, कैसे है। सो मैं उसका सर्च करूँगा क्या है इसमें क्या नहीं है, तो थोड़ा फ्लक्चुएट होऊंगा, मैं फंबल होऊंगा बोलते बोलते, तो मेरे को पता लग जाएगा। बट जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, लाइक मैं हेल्थ केयर से मेरा बैकग्राउंड है और मैं हेल्थ केयर ही लेकर आया हूँ, तो मेरे को 2 बातें एक्स्ट्रा पता होगी कि इसमें ये नहीं ये है, तो वो आपसे इंप्रेस होकर आपको जॉब दे देते हैं। कंस्ट्रक्शन वाले हैं, अब कोई भी लोग है ना जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो कंस्ट्रक्शन लेके आ गया, उसको एजेंट ने बोल दिया कि आप कंस्ट्रक्शन का कोर्स लेके चल जाओ, बाहर स्कोप बहुत है। पर ना उसका मैथ अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको मैथ अच्छा होना चाहिए, कौन सा एंगल कैसा है, कौन सी बिल्डिंग की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, ये वो सारा प्रोजेक्ट संभालना पड़ता है। तो उसको पीआर लेने में और जॉब लेने में बहुत दिक्कत आती है। सो वो बेचारा डोमिनोज, पैकेंसे, वूलवर्ड्स इधर उधर काम करता रहता है और पीआर में दिक्कत आती है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन में, आप बिल्डिंग्स का आपको अच्छा इंटरेस्ट है, तो आप कंस्ट्रक्शन लेकर आना, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो लेकर आना। सो ये होगी बात। अब आते हैं लेवल 8 पर, पीजी डिप्लोमा। अब पीजी डिप्लोमा हम तब कर सकते हैं अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है, ग्रेजुएशन है, या हाँ, पीजी डिप्लोमा हम तब कर सकते हैं जब आपके पास फीस कम है, आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते, आपको थोड़े टाइम की स्टडी चाहिए, तो आप पीजी डिप्लोमा लेकर आ सकते हो। बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, आपको पीजी डिप्लोमा के बाद सिर्फ 1 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, 1 साल का ओपन वीज़ा। अगर आप उस 1 साल में अपनी पीआर ना करवा पाए, अगर आप उस 1 साल में अपनी जॉब ना ढूंढ पाए जो आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाए, तो आपको पूरे 1 साल बाद इंडिया वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 1 साल की स्टडी पूरी, और उसके बाद 1 साल का PSW आपने लिया, आप उसमें जॉब नहीं ढूंढ पाए, आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आती है ग्रेजुएशन की बात, लेवल 7 की, जो इंडिया से 12th कर कर +2 करके यहाँ आते हैं ग्रेजुएशन लेकर, BSc या कुछ भी, तो उनको 3 साल की स्टडी करनी पड़ती है अपनी ग्रेजुएशन। उसके बाद उनको 3 साल का ही PSW मिलता है, जिसके अंदर उनको अपनी जॉब ढूंढनी है, अपना स्किल्स दिखानी है, अपनी पोजीशन बनानी है, सब कुछ बनाना है। तो उनका भी ठीक है। जिनके ज़्यादा आ गया ना, कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो तो ग्रेजुएशन लेकर आओ 12th के बाद। बट जो मेरे जैसे हैं, पढ़ने लिखने में कम, मौज मस्ती में ज़्यादा, या मिडिल क्लास फैमिली से, वो प्लीज़ 3 साल अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर लो, मौज मस्ती कर लो, घूम लो, फिर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। 3 सालों बाद अपनी BA कर कर, BSc करके, BCom करके, जो भी आपने लेनी है स्टडी, उसके बाद आप मास्टर्स लेकर यहाँ आ जाओ। 1 साल की मास्टर्स, 3 साल का वर्क वीज़ा, पीआर में भी इजी, फीस भी कम और स्ट्रेस लेवल भी कम। अगर आप +2 के बाद और 12th क्लास के बाद आओगे यहाँ पर, 3 साल पढ़ोगे, 3 साल फीस दोगे, 3 साल स्ट्रेस लोगे, वर्क वीज़ा सिर्फ 3 साल का। सो आपको बेनिफिट मास्टर्स दे रही है। बट आप सोचते हो यार नहीं है, मैं 3 साल बाद जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, तब तक क्या रूल है क्या नहीं। थोड़ा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा ईजी लेकर चलो। अगर आप अपने आप को स्ट्रक करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, आपकी हेडेक है। पर नेगेटिव या कोई गलत बात नहीं अगर आप 12th के बाद भी आ जाओगे, क्योंकि आप अगर 12th के बाद 19 साल के हो, 20 साल के, 21 साल के हो, तो आप सिर्फ 25 साल तक अपना स्ट्रगल कर सकते हो। स्टडी खत्म कर दिया आपने, पीआर का सॉर्ट आउट कर लिया, जॉब लग गए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी सेट है 25 से 26 सालों बाद। बट अगर आप मास्टर से लेकर आते हो, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का है, तो उसको दोबारा से वही करना पड़ता है। वो 1 साल स्टडी करेगा, 25-26 साल का हो गया, फिर अपनी पीआर देखेगा, जॉब वगैरह, तो 27-28 साल की एज हो जाती है उसकी। सबके अलग अलग सिनेरियो है। देन फंड्स का भी हो गया। अगर आपके पास फंड्स प्रॉपर है, 3 महीने पुराने मिनिमम, अगर आप 6 महीने पुराने फंड्स दिखाओगे अपने बैंक में अपनी स्टडी के लिए, और FTS मतलब लिविंग एक्सपेंस, सॉरी, अगर आप FTS दिखाओगे 3 साल, मतलब सॉरी, FTS दिखाओगे अगर आप 6 महीने पुराना, और फीस दिखाओगे अपनी 1 साल की 6 महीने पुरानी, तो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप 3 महीने पुराना भी दिखाओगे, एक्सेप्टेबल है, लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने यहाँ की बोलते हैं, अगर किसी को 3 महीने पुराने फंड है वो भी एक्सेप्टेबल है। बट अगर आपने फाइल पे इंप्रेशन डालना है तो 6 महीने पुराने हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपके बैंक में फ़ंड है 20 से 30 लाख, वो एक बंदे के अकाउंट में होने चाहिए, या आपके फादर के, या आपके मदर के, या आपके खुद के, या आपके ब्रदर के, या सिस्टर के। ये नहीं होना चाहिए कि 5 लाख फादर के अकाउंट में, 10 लाख मदर के अकाउंट में, 4 लाख ग्रैंड मदर के अकाउंट में, 4 लाख सिस्टर के अकाउंट में। तो थोड़ा सा उनको डाउट होता है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छा दे पाते, आप स्टेटमेंट्स इतनी लगाते हो मदर के अकाउंट की, फादर के, ग्रैंड मदर के। अब उन्होंने साफ साफ अपनी उसके अंदर लिखा है इमिग्रेशन साइट में कि आपको सिर्फ स्पॉन्सर, मतलब इंडिया से भी स्पॉन्सर हम करते हैं ना जैसे, कि आपका एक ही ब्लड रिलेशन होना चाहिए।
ये नहीं आप अंकल हैं, आपके ताया जी या चाचू है, उनके नहीं फंड्स चलेंगे, सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। सो ये जरूर करना। अगर आपके मदर और फादर का भी है जॉइंट अकाउंट है तो चल जाएगा, चल तो सब कुछ जाएगा। बट अगर आपको वीज़ा फॉर श्योर लेना है कि आपका वीज़ा आना चाहिए, 4 चीज़ कर लेना। 6.5 आपका बैंड रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, फंड 6 महीने पुराने होने चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका वीज़ा आपके पास है 1 महीने के अंदर। और यहाँ की फाइलिंग थोड़ा सा प्रोसेस तेज़ हो चुका है क्योंकि अब दिसंबर में यहाँ पर छुट्टियाँ होने वाली है, क्रिसमस वगैरह की, न्यू ईयर की, तो इसलिए थोड़ा सा उससे पहले एक काम अपना तेज कर देते हैं कि जितना फाइल्स इनके पास पड़ी हो काम स्टार्ट कर ले, क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक यहाँ इमिग्रेशन बंद हो जाती है। उसमें थोड़ा बहुत अपना पर्सनल काम करते हैं, बट स्टूडेंट्स फाइल, वर्क वीज़ा फाइल पर नहीं काम करते। 15 जनवरी के बाद दोबारा से अपना स्टार्ट करते हैं फाइलिंग के ऊपर। सो अब थोड़ा सा फास्ट कर देंगे काम ये, जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट के, न्यूजीलैंड के, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे भी बन रहे हैं और अच्छे ही थे। सो वो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग आके पढ़ें, कमाए। सो ऑल दी बेस्ट आप सबको। और एक लास्ट बात जाते जाते ये है, अकोमोडेशन का मेन मुद्दा चल रहा है। जो लोग इंडिया से आ रहे हैं उनको ये है कि हम सिटी के अंदर, जैसे यहाँ पर कॉलेजेस और यूनीज है वो सिटी के अंदर है ना, तो उनको यह है कि हम सिटी के अंदर ही अकोमोडेशन लें या उस सिटी से थोड़ा दूर, कि दोनों में फ़ायदे नुकसान क्या है। सिटी के अंदर है, अगर आप कॉलेजेस मतलब अपने कॉलेज के पास या यूनी के पास 500 मीटर दूर अपनी अकोमोडेशन ले रहे हैं, किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर, उसका बेनिफिट ये है कि आप ईजिली अपने घर से कॉलेज जा सकते हो, पैदल भी, मतलब बाय वॉक जा सकते हो। बट उसका थोड़ा सा नुकसान ये है, जो आपके कॉलेज के पास या यूनी के पास अकोमोडेशन है थोड़ी सी महंगी होती है अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हो। यहाँ पर कॉलेज अकोमोडेशन का प्राइस है 280, 300, 270, मतलब $300 के आसपास, $20 ज़्यादा या कम। बट अगर आप सिटी से दूर रह रहे हो, वहाँ का प्राइस है 180, 190, 200, 210 या 20 मैक्स। 180 to 220 है सिटी से दूर। फ़र्क आता है सिर्फ $50 to $70 का, कि सिटी से दूर आप रह रहे हो तो $50 कम है, अगर सिटी के अंदर रह रहे हो तो $50 से $70 ज़्यादा है। तो ये फ़र्क ऐसे पूरा होता है। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग के चार्जेस नहीं देने। अगर आप सिटी से दूर रह रहे हो, है ना, 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, तो आपको रोज़ बस के पैसे देने हैं या ट्रेन के, $5 जाने के, $5 आने के। अगर आपका यूनी या कॉलेज 4 दिन भी है तो 4 दिन आपको आना है, 4 दिन जाना है, तो 10 या। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कहाँ पे अकोमोडेशन लो, जहाँ स्टार्टिंग में तो आप कहीं भी अकोमोडेशन ले लो। अगर आप सिर्फ ये करना है इंडिया से आते हुए या यहाँ आकर सिर्फ 3 महीने का आप कॉन्ट्रैक्ट करना, चाहे वो आप किसी के घर में कर रहे हो, चाहे किसी के अपार्टमेंट में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, चाहे ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो, चाहे फेसबुक के थ्रू। और आपको अगर इंडिया से बैठकर अकोमोडेशन यहाँ पर सॉर्ट आउट करनी है तो फेसबुक पर जाना, मार्केट प्लेस पर जाना, न्यूजीलैंड में वहाँ लोकेशन डालकर ऑकलैंड सिटी या उसके आसपास की लोकेशन में जाकर आप वहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ करना, रूम सेलेक्ट करना और उनको मैसेज कर देना। मार्केट प्लेस के अंदर फेसबुक के ऊपर कोई फ्रॉड नहीं है, यहाँ का ट्रस्ट वर्दी है फेसबुक और मार्केट प्लेस उसके अंदर, तो मत टेंशन लेना कि फ्रॉड ना हो जाए। इंडिया में चलता सब कुछ, यहाँ पर ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं है। सो वहाँ से सॉर्ट आउट कर लेना, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर 3 महीने बाद आपको एक्सपेंसिव लगे या आपको दूर लगे या आपकी जॉब लगी कहीं और, तो ऐसे करना, जहाँ आपकी जॉब है, आपको पता मेरी अभी यहाँ जॉब फाइनल हो चुकी है, मेरे को 20 घंटे मिल रहे हैं, 25 घंटे मिल रहे हैं, तो आप जॉब के पास ही अपना घर लेना, 500 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि आपकी कॉलेज की टाइमिंग सेम होएगी 4 महीने के लिए, 1 सेमेस्टर के लिए, उसके बाद चेंज होती है, वो आपको पहले ही बता देते हैं। सो आपको कॉलेज पता है आपको किस टाइम जाना है, कौन से दिन जाना है। बट आपका जो सा काम होएगा ना, स्टार्टिंग में आपको कभी सुबह बुला रहे हैं, कभी शाम को बुला रहे हैं, कभी रात को बुला रहे हैं ना, आपके पास व्हीकल भी नहीं है कोई, ना कार है, ना बाइक है, ना स्कूटर है, ना साइकिल है, तो आप पैदल भी जा सकते हो काम पर या बस में भी जा सकते हो। अगर आपको ऑन कॉल शिफ्ट आके 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, तो आप जा सकते हो। कॉलेज का तो आप सॉर्ट आउट करके रखो भाई कि ट्यूसडे को है दोपहर को 1 बजे, कि अगर मैं घर से 12 बजे निकल जाऊँगा, 11 बजे निकल जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा, है ना। सो काम पर अगर आपको जाना पड़ जाए, काम से आते बारिश हो गई तो थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, जाते हुए कपड़े गिले हो गए। बट कॉलेज का क्या है, आप फ्रेंड के घर चले जाते हो, उसके बाद अगर आप फ्री हो, या फ्रेंड कॉलेज जाने से पहले आप फ्रेंड के घर चले जाते हो, तो सिटी से दूर रह रहे हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिटी के अंदर रह रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क $50 to $70 का आता है।
कहीं कहीं अगर हम ज़्यादा दूर रहते हैं सिटी से, लाइक पापा टोयोटो है, वहाँ पंजाबी ज़्यादा रहते हैं हमारे, टाका नीनी, वहाँ पर रेंट आपको 180 भी मिल जाएगा, 150 भी मिल जाएगा, 120 भी मिल जाएगा। बट थोड़ा सा दूर हो जाता है, वो ट्रेन के अंदर आना पड़ता है, हमें 1 से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। बट रेंट कम मिल जाता है। बट लोगों को जिनके रेफरेंसेस होते हैं, जिनके रिश्तेदार होते हैं, जिनके जान पहचान होते हैं, तो वहाँ वो जॉब कर लेते हैं पंजाबियों के पास, है ना। टाका नीनी, पापा टोयोटो, टाका पूना। बट जो न्यू आ रहा है जिसको कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा सिटी से पहले सिटी में रह ले 3 महीना, क्योंकि लोगों को होता है कि सिटी में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होएगी, है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। बट वहाँ पर ये भी वो है माइनस पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट अकोमोडेशन ज़्यादा है, यूनी लॉज। हर एक कॉलेज, हर या एक यूनिवर्सिटी की वहाँ पर अपनी ही अकोमोडेशन है। तो वहाँ पर उनके मतलब जैसे इंडिया में हॉस्टल होते हैं ना, यहाँ पर यूनी लॉज होते हैं, जहाँ उनके कॉलेजेस के और उनकी यूनी के बच्चे रुकते हैं। फ्लैट सिस्टम होता है, जिसके एक ही बिल्डिंग के अंदर 2-2 हज़ार बच्चे होते हैं, 3-3 हज़ार बच्चे, या 1,000 बच्चे, 500 बच्चे। तो फिर वो भी वहाँ जॉब ढूंढते हैं, तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो जॉब तो आपका अल्लाह के आपको कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। बट अगर आप कॉलेजेस के पास रह रहे हो तो वो भी अच्छा है, अगर आप दूर रह रहे हो वो भी अच्छा है। आपको दूर रहकर थोड़ा सा रेंट कम देना है और कॉलेजेस के पास रहकर ज़्यादा देना है। बस कॉलेज के मतलब अपने यूनी के पास रहोगे तो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं देने, आप घूम सकते हो शाम को सिटी वगैरह। बट अगर आप अपने यूनी सिटी से दूर रह रहे हो, 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ रेंट कम मिलता है और जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है थोड़ी सी। ये नहीं कि आपको जॉब मिलेगी, बट थोड़ी सी ज़्यादा है। और दूर रहने से, जैसे मैं अपने कॉलेज से सिटी से 15 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पर वेस्ट ओकलैंड में है, हेंडरसन में। सो यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज। बाय कार हमें लगता है 15 से 16 मिनट, और अगर मैं बस के थ्रू जाता हूँ तो मेरे को लगता है 40 to 45 मिनट्स, क्योंकि बस घुमा कर लेकर जाती है, रुक कर लेकर जाती है ना हर एक स्टॉप पर। बट यहाँ पर मोटरवे जो से हमारे इंडिया फ्लाईओवर होते हैं ना, तो ये सारे ही लिंक है। अगर आप टाका नीनी, टाका पूना कहीं भी रह रहे हो तो आपको बाय फ्लाईओवर ही जाना है। ये नहीं कि आप जाम में फंसे हो, कुछ फंसे हो। जाम होता है, थोड़े रश आवर में होता है कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक होता है, शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक होता है बस। बट जो बस की लेन होती है ना, जो यहाँ पब्लिक बसेस चलती है, उनकी एक अलग लेन होती है जिसके अंदर कार नहीं चल सकती, उसके अंदर सिर्फ बस ही जाती है। तो बस जाम के अंदर नहीं फंसती। बस ये है कि आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस थोड़े से देने पड़ेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है 10 से 20%। सो वो भी अपना अप्लाई कर लेना, उसकी मैंने वीडियो एक बहुत पहले डाली थी, तो वो मेरी देख लेना अगर किसी ने बस का अप्लाई करना हो। और थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, मेरे को पर्सनल मैसेज करना, जैसे आप कंफर्टेबल हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा। और मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं धीरे धीरे करके 2 से 4 दिनों बाद अपना व्लॉग डालता रहूँगा। सो जुड़े रहे। आज बोल रहा हूँ पहली बार, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया, आज से करना शुरू कर दो, कि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ, थोड़ा सा हम भी तरक्की की तरफ चलें। थैंक यू सो मच, बाय।